गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये जो आज की क्लास है ये आप बच्चों के लिए आरटीपी मई 2020 का अकाउंटेंसी वाला जो अकाउंटिंग वाला पेपर है, फर्स्ट ग्रुप वाला पेपर 1 अकाउंटिंग, उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। हम लोग ये करेंगे कि हम लोगों ने जो क्लास में सम सॉल्व किया है, अगर वैसा ही सम है या सिमिलर सम है या थोड़ा मोड़ा खाली फिगर ऊपर नीचे है तो उसको दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे। दैट विल बी अ सीयर वेस्टेज ऑफ टाइम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम डिस्कस कर देंगे सारा, लेकिन जो प्रैक्टिकल सम्स है वो अगर सेम टू सेम सॉल्व किया हुआ है क्लास में तो हम लोग नहीं करेंगे। ओके, उसकी बजाय अपने इसको कट शॉर्ट कर करके कोई और जगह पे टाइम को यूज करेंगे। ओके, सो लेट मी स्टार्ट द डिस्कशन ऑन the RTP of May 2020 paper accounting. Okay, see, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का, कंपनी बैलेंस शीट के ऊपर एकदम सेम सम क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ आवर क्लास वर्क है। तो हम लोगों ने सबसे पहले यही वाला सम सॉल्व किया था जब कंपनी अकाउंट्स की बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट किया था। तो वी आर अवॉइडिंग दिस सम, ये बैलेंस शीट के प्रिपरेशन को लेकर के, शेड्यूल 3 को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर के ही है। ये मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के कैलकुलेशन को लेकर के है, जो अपने प्रॉफिट निकालते हैं फॉर कंप्यूटिंग द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, उसको लेकर के है, जो ऐड और लेस करने वाली स्टोरी है। एकदम सिमिलर सम इज आर क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ द क्लास वर्क। क्लास वर्क और होमवर्क करके मैंने डिवाइड करके रखा है, मैंने पेज नंबर नहीं दिया है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट का सम है क्वेश्चन नंबर 3, एकदम सेम सम विथ सेम फिगर्स इज आर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द क्लास वर्क। तो ये सब टाइम हम लोग बचाएंगे प्लीज। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट के ऊपर जो चैप्टर है उसमें ये 4 नंबर वाला सम है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ आर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ आर होमवर्क, एकदम सेम सम, फिगर भी सेम है। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 5 विच इज अकाउंटिंग फॉर बोनस इश्यू। ये क्वेश्चन हम लोग अभी क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, सो आप लोग सभी क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कर लो और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मैं भी क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर देता हूं आपके लिए। बैलेंस शीट है बूम बूम लिमिटेड का। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख। ये ऑथराइज्ड है। इश्यूड में इक्विटी 3 लाख, प्रेफरेंस 5 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ट्रेड पेएबल है। असेट साइड में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, डेफर्ड टैक्स असेट है, ट्रेड रिसीवेबल है, बैंक है। इन द एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 20 जून द कंपनी पास द फॉलोइंग रिजोल्यूशंस। पहला, टू स्प्लिट द इक्विटी शेयर्स इनटू 10 ईच इनटू 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 ईच। सब डिवीजन हम लोग बोलते हैं। इसमें कैपिटल चेंज नहीं होता, नंबर ऑफ शेयर बड़े हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, फेस वैल्यू पर शेयर कम होता है। लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि आपको एक एंट्री मारनी पड़ती है, इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में 10 डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में 2। इसे पता चलता है कि 10 रुपया वाला इक्विटी कैपिटल खत्म हो गया, उसकी जगह 2 रुपया वाला इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया। फिर टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो इसमें सबसे पहले आप वो 4 एंट्री का ग्रुप होता है, पहले प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन का एंट्री को ड्यू करोगे, फिर उनको पेमेंट करोगे, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो है लॉस वाला, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट नहीं करोगे, उसको P&L या जनरल रिजर्व से एडजस्ट करोगे, और उसके बाद CRR बनाओगे जिसको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बोलते हैं। जितने रुपए का फेस वैल्यू आपका प्रेफरेंस शेयर का रिडीम होगा उतना रुपया का आपको CRR बनाना पड़ेगा। ये 4 एंट्री का एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ 4 एंट्रीज हम लोग बोलते हैं, ये पास करना है। फिर लिखता है कि to issue fully paid bonus shares in the ratio of 1 for every
3 शेयर्स हेल्ड। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल आप देख सकते हो 3 लाख की। इसकी जगह 1 लाख रुपया का बोनस देना है। तो बोनस जब हम लोग देंगे तो ये जो CRR अपना खड़ा होगा ना, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, अपने लोग उसी को यूज करके बोनस दे देंगे। उसके बाद लिखता है कि इन्वेस्टमेंट्स वेयर सोल्ड फॉर 5,55,000 एंड प्रेफरेंस शेयर्स वेयर रिडीम्ड। तो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में है 490, हम उसको 555 में बेचेंगे तो हमको 65,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और ये जो 65,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट आएगा, हम लोगों को CRR बनाने के लिए फ्री रिजर्व्स चाहिए। तो हम लोग इसको आराम से फ्री रिजर्व्स के लिए यूज कर लेंगे, लेकिन अपने पास तो जनरल रिजर्व में इतने पैसे हैं तो अपने आराम से जनरल रिजर्व से ही CRR बना लेंगे। CRR बनाने के लिए फ्री रिजर्व चाहिए ना आगे। लेकिन ये रूल याद रखिएगा कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं करना है। इंस्टीट्यूट ने इस RTP के सॉल्यूशन में सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लिया है, लेकिन वो नहीं करना है आप लोगों को, जैसा मैं बोल रहा हूं। बोला यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शंस एंड देन प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन 30 सितंबर 2019। ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। मेरे को एक बात बोलनी है कि मार्च का बैलेंस शीट दिया है और फिर सितंबर की बैलेंस शीट बनानी है। प्रॉब्लम क्या है, ये जो ट्रांजैक्शन दिया है कि इक्विटी शेयर स्प्लिट करना है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है, बोनस शेयर इशू करना है, इन्वेस्टमेंट बेचना है, ये तो हम कर देंगे। लेकिन अप्रैल से लेकर सितंबर तक बिजनेस भी हुआ है, और बिजनेस हुआ तो उसका प्रॉफिट लॉस भी आया होगा, असेट लायबिलिटी चेंज भी हुआ होगा, उसका कोई डिटेल क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो हम बाकी किसी भी तरह के चेंजेस का, कोई भी चीज का, अदर देन दीज 3-4 आइटम्स जो कि क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, ये जो 3-4 दिया, बाकी किसी भी चीज का अकाउंटिंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उसका इंफॉर्मेशन नहीं है। और हम लोग अपना नोट लिख देंगे ये वाला बारे में कि भाई ये हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करो मेरे साथ सॉल्यूशन करना। पहला जर्नल एंट्री स्प्लिट वाला। नरेशन आपको लिखना पड़ेगा। बीइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच स्प्लिट इनटू 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 ईच। मैं नरेशन लिखता नहीं हूं, आपको एग्जाम में लिखना ये मैंने बोला है, नहीं तो टीचर लोग उसको इंसल्ट मानता है। सेकेंड, टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन के लिए अपने को 4 जर्नल एंट्री का एक ग्रुप है, वो 4 जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। चलो वो 4 जर्नल एंट्री पास करते हैं। पहला, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इसके अमाउंट हैं 5 लाख, प्रीमियम 5% है तो 25,000, 5,25,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देना है, उतने पैसे नहीं है, तो उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, तो मैं इन्वेस्टमेंट सेल की एंट्री पहले मार दे रहा हूं, वैसे बाद में मारने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट 5,55,000 टू इन्वेस्टमेंट्स
4,90,000 टू P&L अकाउंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख के ब्रैकेट में भी PL लिख सकते हो, डायरेक्टली भी PL लिख सकते हो, दो एंट्री भी मार सकते हो। यहां पे 2 PL नहीं लिखे, 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख दिए, फिर एक एंट्री और मार दिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू PL अकाउंट। लेकिन इतना टाइम नहीं वेस्ट करके डायरेक्ट PL लिख देने से भी इंस्टीट्यूट पूरा मार्क्स हम लोगों को देता है। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के ग्रुप में 4 एंट्री होती है, एक हम लोगों ने कर दिया। नेक्स्ट एंट्री इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। $5,25,000। अब बैंक में पैसे भी आ गए हैं तो ये पेमेंट करने में भी प्रॉब्लम नहीं है। ओपनिंग कैश बैलेंस भी अच्छा ही था, 2,80,000, 555 और आ गया, अपन को तो 525 ही पेमेंट करना था। उसके बाद एंट्री आती है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को एडजस्ट करने वाला 25,000। इसी के लिए वो जो अमेंडमेंट आया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो P&L और जनरल रिजर्व में कुछ भी यूज कर सकते हो। मैं P&L यूज कर रहा हूं, प्लीज इस पे कमेंट मत करना कि सर जनरल रिजर्व आपने यूज क्यों नहीं किया, आराम से कर सकते हो, एक ही बात है। और आखिरी एंट्री होती है CRR बनाने की। तो कितने रुपए का फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर का रिडीम हो रहा है? आंसर इज 5 लाख। तो 5 लाख रुपए का CRR बनेगा। ये किसी ना किसी फ्री रिजर्व से बनाना पड़ता है। इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व और PL दोनों फ्री है। आराम से जनरल रिजर्व से बनाता हूं, बिकॉज जनरल रिजर्व में ह्यूज बैलेंस है, PL में बैलेंस कम है। तो ये 4 एंट्री का ग्रुप नंबर 2456 ये प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन का 4 एंट्री का काम कंप्लीट हो गया। अब बोला है बोनस शेयर इशू करना है 1 फॉर एवरी 3। तो अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए की है, 1 लाख रुपीस का बोनस इशू करेंगे। बोनस के लिए आप 2 जर्नल एंट्री मारोगे, प्लीज यूज CRR का अकाउंट। सो आवर एंट्री विल बी CRR अकाउंट डेबिट टू bonus payable to equity shareholders 1 लाख। 2 जर्नल एंट्री का ग्रुप होता है इसमें, एक बोनस ड्यू करने का और एक बोनस इशू करने का। तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हम लोगों ने बोनस का भी जर्नल कर दिया। तो पैराग्राफ 1, 2, 3 हो गया और पैराग्राफ 4 पहले ही हो गया था। वो 4 भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट सेल वाला एंट्री है। तो एक स्प्लिट का एंट्री 1 तो हुआ, रिडेम्पशन का 4 एंट्री का ग्रुप है, बोनस का 2, 4 to 6 and 1 7 और इन्वेस्टमेंट बेचने का 1। तो 8 एंट्री हम लोगों ने कर दी। और उन्होंने बोला है कि सारा जर्नल बना दो, हम लोगों ने बना दिया। वर्किंग नोट तो कुछ दरकार ही नहीं पड़ा और बोला कि बैलेंस शीट बना के दो। तो बैलेंस शीट वी विल प्रिपेयर इन शेड्यूल 3 फॉर्मेट। बैलेंस शीट के लिए अगर कुछ नोट्स बनाने होंगे तो हम नोट नंबर लिख देंगे, आप एग्जाम में नोट जरूर बनाइएगा। क्योंकि यहां पे बोनस इशू हुआ है, तो आप जानते हैं कि बोनस इज ए शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो उसका 5 साल तक डिस्क्लोजर जाता है। तो बोनस के बारे में अलग से नोट्स में लिखना पड़ता है।
शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल जो 3 लाख था वो 4 लाख हो गया है, हुआ है ना बोनस की वजह से, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो 5 लाख था वो खत्म हो गया है। तो बस आपको इक्विटी शेयर कैपिटल का नोट बनाना है। आपको नोट में लिखना पड़ेगा, बोलिए 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, हम करेक्ट हैं कि रॉन्ग हैं? रॉन्ग हैं, 2 ईच का हो गया है। तो आपको बोलना पड़ेगा 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 ईच, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 ईच। अमाउंट 4 लाख रहेगा पर वो वैसा हो गया। और फिर नीचे लिखेंगे आउट ऑफ दिस 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच वेयर इश्यूड एज बोनस ड्यूरिंग द ईयर। ये आपके नोट में आना चाहिए। और शेयर कैपिटल का जब नोट बनाओगे तो ऑथोराइज्ड कैपिटल जो पीछे में है उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा। जो लिखा हुआ है 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, उसको आपको अब लिखना पड़ेगा 2.5 लाख शेयर्स ऑफ 2 ईच। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या बचा, सिक्योरिटी नोट बना ही देते हैं ना साथ साथ। चलो शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड, $250,000 शेयर्स ऑफ 2 ईच। $10,000 preference shares of 100 each ना, %8 redeemable। जब भी नोट्स बनाएंगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल का डिटेल अगर क्वेश्चन में है तो लिखेंगे, नहीं है तो हम डिटेल मैन्युफैक्चर नहीं करते, झूठ मूठ का नहीं बना के देंगे। $2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच। बोलिए मैंने 2 लाख कहां से लाया? सर 4 लाख की जब कैपिटल हो गई है, ₹2 का फेस वैल्यू है, 4 लाख भी कैसे हुई देखो, 3 लाख पहले से थी, 1 लाख बोनस दिए तो हो गया 4 लाख, और ₹2 अगर फेस वैल्यू है तो पीछे में नंबर 2 लाख ही तो आएगा। और यहां लिखेंगे आउट ऑफ विच 50,000 इक्विटी शेयर्स of ₹2 each were issued as bonus ड्यूरिंग द ईयर। आउट ऑफ CRR भी लिख सकते हो पर वो जरूरी नहीं है। ये शेयर कैपिटल का नोट बनता है। अब शेयर कैपिटल के नोट में जिन जिन शेयर होल्डर के पास 5% से ज्यादा शेयर होते हैं उनका भी डिटेल देना पड़ता है, कॉल्स इन अरियर का भी डिटेल देना पड़ता है, फेस वैल्यू का हम लोग दिए हैं, रिडेम्पशन का दिए हैं, रिडेम्पशन का डेट भी देना पड़ता है, तो रिडीम ही हो गया, लेकिन सारा डिटेल देना पड़ता है। इस सम में नहीं है, इस सम में जितना है हमने दे दिया। नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। पहले रिजर्व का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम। कोई चेंज हमने किया नहीं, 6 लाख। दूसरे रिजर्व का नाम है जनरल रिजर्व। हम लोग शुरुआत किए थे 6,50,000 से,
सीआरआर बनाने में 5 लाख यूज कर लिए और शायद कहीं पे भी यूज नहीं किए। फिर तीसरा रिजर्व है सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जो हम लोग 5 लाख बनाए थे, 1 लाख यूज कर लिए बोनस देने में। फिर P&L, जिसको सरप्लस भी बोलते हैं, अपने पास था 40,000, नया ऐड हुआ था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से 65,000, और प्रीमियम यूज किए थे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में 25,000। बस। तो ये इंटरेस्टिंग सा ये वर्किंग नोट हो गया ये सब। इसको आप लोग वर्किंग में बना सकते हो और यहां पे अंदर में भी बना सकते हो, ये दोनों तरफ में काम करता है। 12,30,000। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ये जब आरटीपी सॉल्व करें तो क्लास में जैसे घर में बैठ के पेन पेपर लेके सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करना। ये नहीं कि घूमते घूमते सुन लिए, घूमते घूमते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सम सुन सकते हो, क्योंकि वहां पे हम लिखेंगे नहीं, खाली जो प्रैक्टिकल सम होगा जो लिखने वाला वही सॉल्व करने में लिखेंगे। पर ये सब सम तो आपको बनाना पड़ेगा, इसीलिए तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ही तो रिविजन है। तो रिविजन मतलब ही तो आपको लिखना है, तो लिखो। लायबिलिटी साइड में करेंट लायबिलिटी है बस, उसमें एक ही है ट्रेड पेएबल। उसका अमाउंट दिया हुआ है 420, 20,50,000। थ्री 4 4 5 6 याद होगा आप लोगों को। पंचू थोड़ा पानी देना। नॉन करेंट एसेट का पहला आइटम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यही लिखना पड़ता है आजकल नाम। फिक्स्ड एसेट लिखना अलाउड नहीं है। 7,80,000 कोई चेंज हुआ नहीं, इन्वेस्टमेंट सेल हो गया। डेफर्ड टैक्स एसेट को असेट साइड में नॉन करेंट एसेट में लिखना पड़ता है 3,40,000, देयर इज नो चेंज, मिला के हो गया 11,20,000। करेंट असेट्स में दो ही आइटम है, ट्रेड रिसीवेबल एंड देयर इज नो चेंज 6,20,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में देयर हैज टू बी चेंजेस। दो 2,80,000 से चालू हुआ, इन्वेस्टमेंट बेचे तो मिला 555,
प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन में पेमेंट किए 525। आई डोंट थिंक कैश पेमेंट और कैश रिसीट और कहीं पर भी हुआ है ना, और कुछ नहीं है। होपफुली बैलेंस शीट टैली हो जाएगा, नहीं होगा तो देखेंगे। हाँ, 3,10,000 मिला दिए तो 9,30,000, टोटल किए तो 20,50,000। एक नोट लिख लीजिए, नॉट अ वर्किंग नोट। नोट ये लिखना है कि दो वी आर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ 30 सितंबर 2019, द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ दीज 6 months अदर देन दोज 4 transactions आर नॉट गिवन, सो वी हैड नॉट एडजस्टेड द बैलेंस शीट फॉर दैट। ओके, ये नोट आप लोग एग्जाम में लिख देना। मैं अभी लिखा दूं, लिखो the details of the profit earned during the 6 months from business is not given and therefore not adjusted. Very normal thing, very normal thing. चलो, इस तरह का एक क्वेश्चन आप रिवीजन करने के लिए कर लिए। ऐसा नहीं कि इस तरह का सम हम लोगों ने नहीं बनाया है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में स्प्लिट बनाया है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के चैप्टर में प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन सीखा है, बोनस शेयर का चैप्टर में बोनस इशू भी सीखा है। तीनों चैप्टर को मिला करके इन्होंने एक चैप्टर में डाल करके एक सम बना दिया। डजंट गो डिफिकल्ट फॉर अस, ओके, इट्स डजंट लुक डिफिकल्ट फॉर अस। क्वेश्चन नंबर 6 जो है अपने बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, तो अलग से क्लास में हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे। एंड नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हम लोगों को करना है, वी विल डू इट, लेट्स सी। पंचू एक बार नीचे आओ, मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन, आप भी मेरे साथ पढ़ो। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सम है। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ चांद लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each and 1,008% redeemable preference shares of 100 each fully paid up, issued on 1/4/2000 and X1 लिखा है, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व 80,000, P&L 20,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10,000, आउट ऑफ विच 5,000 इज नॉट फ्री, मीन्स रेस्ट 5 इज फ्री। कैश एंड बैंक अमाउंटिंग टू 98,000. Preference shares are redeemable at a premium of 10%. For the purpose of redemption, the directors are empowered to make fresh issue at par after utilizing the undistributed reserves and surplus, subject to the condition that a sum of 20,000 shall be retained in the general reserve, which should not be utilized. मतलब ये हुआ कि पहले अपने जितने भी फ्री रिजर्व्स हैं उनसे पानी का बोतल, उनसे जितना भी सीआरआर बनता है सीआरआर बना लो। सीआरआर बनने के बाद जो शॉर्टफॉल रहेगा वो फ्रेश इशू करके मैनेज कर लेंगे। फ्रेश इशू पार पे आएगा, क्योंकि फ्रेश इशू का इन्होंने नंबर नहीं बताया, अमाउंट नहीं बताया, लेकिन सीआरआर का कहानी बताया है कि जनरल रिजर्व में 20,000 रुपया रखना है, पीएल को एग्जॉस्ट कर देना है और
जो इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व है उसमें 5,000 को रख के 5,000 को एग्जॉस्ट कर देना है। तो वहां तक पहुंच के हम लोग बात करेंगे। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द एडजस्टमेंट्स अग्रीमेंट्स एंड शो हाउ द रिलेवेंट आइटम्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो वो एक्सट्रैक्ट के टाइप का बना देंगे। चले जर्नल्स। लाए होंगे? नहीं सर, एक मिनट, इसमें लगा लीजिए सर हाथ में। नहीं ठीक है, चल ठीक है। सुनो, एसी एक तो बंद करो और नंबर बंद करे। हाँ, चले चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर के ग्रुप का वो 4 एंट्री का ग्रुप है। कई बार मैंने बोला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है बच्चों? 1 लाख ना, लिखो 1 लाख। Premium on redemption account debit, to preference shareholders, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी बैंक से पेमेंट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं अगर पैसा कहां से आएगा पता कर लूं तो इस एंट्री को मैं बाद में पास कर सकता हूं, फ्रेश इशू वाली एंट्री को। तो लीजिए, फ्रेश इशू के लिए मैंने यहां जगह छोड़ दिया। वैसे ये एकदम लास्ट में भी पास हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो क्लास में लास्ट में ही पास करा देते हैं, बट ठीक है। कोई बच्चा बोलता पैसा नहीं आया, पेमेंट कैसे कर दिए? ये कोई डेट वाइज एंट्री नहीं हो रही है, एंट्री हो रही है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, $1,10,000। प्रीमियम एडजस्ट करने का एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं कर पाएंगे, P&L है, P&L यूज कर लेते हैं। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, दैट इज 10,000। P&L में कितना बैलेंस बचा? कितना बैलेंस था P&L में? $20 था, 10 खत्म हो गया, 10 बचा हुआ है, ठीक है। CRR कहां कहां से बन सकता है देखो। जनरल रिजर्व से 60,000 यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ लिखा है कि 20,000 मेरे को रखना है। P&L से 10,000 यूज कर सकते हैं, क्योंकि 10 ही बचा, 10 खत्म हो गया। इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व से 5 यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया समय देखिए, तो हम लोग CRR बना दिए 75,000 का। अब कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन 2 जगह से हो सकता है, एक अपने फ्री रिजर्व से, एक फ्रेश इशू करके। अब यहां पे फ्री रिजर्व से CRR बना 75,000 और अपनी कैपिटल रिडीम हुई 1 लाख। तो मैं सर्कल करके समझाता था, ये 1 लाख, ये 75,000।
1 लाख रिडेम्पशन, 75,000 CRR। तो 25,000 का फ्रेश इशू लाना ही होगा, कैपिटल मेरे को ऐड करना ही होगा। ये उन्होंने बैलेंसिंग फिगर करने बोला था। ये मैं ऐसे लिख देता हूं, 1 लाख माइनस 75,000। बस और तो कुछ बोला नहीं है। टोटल 5 जर्नल एंट्री मांगा है, हमने कर दिया। बोला बैलेंस शीट में ये आइटम कैसे शो करेगा। अच्छा, फ्रेश इशू समझ में आ गया ना, 25,000 का। गुड। तो बैलेंस शीट में कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और बैंक बैलेंस दिखा सकते हैं। तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट लिख दो। शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड लायबिलिटीज पूरा लिख के करें क्या? ठीक है। तो अपनी शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल पहले से था 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 2 लाख, और हम लोगों ने अभी 25,000 और ऐड कर दिया, तो ये हो गया 2,25,000। नोट्स बनाने के लिए आप नोट नंबर 1 नोट्स बना दीजिएगा। प्लीज नोट बनाइएगा जरूर, हाँ, बिना नोट के मत आइएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या बचा? जनरल रिजर्व में बचा 20,000, पीएल पूरा खत्म, इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व में बचा 5,000, बाकी खत्म, सीआरआर बचा हुआ है 75,000, सब मिलाकर के 1 लाख। 2 नंबर नोट बना दीजिएगा। बस 3 ठो नाम लिख दीजिएगा रिजर्व्स का, और क्या। $325। बस असेट साइड में तो लायबिलिटी में तो और कुछ दिया नहीं है। असेट साइड में करेंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, हम लोग के पास शुरू में 98,000 रुपीज था, सब में लिखा हुआ है। फिर फ्रेश इशू का 25 आया और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1.10 दिए। 25 आया, 1.10 दिए। ₹13,000 बचा। तो ये सम हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन वाला बनाया। आवर नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 8। हटा दो इसको। गुड। स्पीड भी बनाना पड़ेगा ना एग्जाम में। ये रिडेम्पशन और डिबेंचर्स को लेके है।
वेरी सिमिलर टाइप ऑफ सम्स हम लोगों ने कई सारे बनाए हैं, लेकिन दिमाग से स्किप कर गया होगा। ये चैप्टर बहुत कम प्रैक्टिस होता है इस चैप्टर का, तो बोल के मेरे को बनाने का मन है। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स। 10% डिबेंचर 37,50,000, DRR 1,25, DRR इन्वेस्टमेंट 5,62,500, कंट्रीब्यूशन 31 मार्च के हर साल में होता है। बैंक बैलेंस है 37,50,000 विच इज बिफोर द रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट रिसीट का एंट्री हम लोग मार देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑलरेडी बीन पेड, तो उसका पेमेंट का एंट्री आप मत मारिएगा, वो हो चुका है। इन्वेस्टमेंट्स वेयर रियलाइज कर लेंगे। डिवेंचर्स आर रिडीम्ड, पेमेंट कर देंगे। अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन AIFI, बैंकिंग, NBFC, HFC, तो 10% का डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना होगा बिफोर रिडेम्पशन, और 15% का इन्वेस्टमेंट को देखना होगा, चेक करके, नहीं होगा तो बनाएंगे। सो 10% ऑफ DRR इज नीडेड, 15% ऑफ DRI इज नीडेड। तो लेजर क्या क्या मांगा है? एक तो मांगा है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, एक इन्वेस्टमेंट, एक बैंक। हम एक एक्स्ट्रा बना दे रहे हैं डिबेंचर सबसे ऊपर में, फिर वो तीनों बना दे रहे हैं। बस 10% debentures, by balance brought down, why it is by balance brought down? Because it's a liability, it's a loan, it's a borrowing. Debenture redemption reserve, again by balance brought down. It's a reserve, reserves are credit balances, 1,25,000. Then debenture redemption investment, it's an asset investment, to balance brought down, 5,62,500. Then it's a bank, to balance brought down, 37,50,000. बहुत दिनों के बाद लेजर अकाउंट बना रहे हैं तो कैसा अजीब सा लग रहा है। आइए सबसे पहले डिबेंचर रिडेम्पशन की अकाउंटिंग करते हैं। तो डिबेंचर का रिडेम्पशन ये लोग प्रीमियम में कर रहे हैं 10% अबव, तो बाई प्रीमियम, प्रीमियम इज ए लॉस, $3,75,000 टू डिबेंचर होल्डर्स। फिर बैंक भी हो जाएगा, $41,25,000। क्योंकि हम डिबेंचर होल्डर का लेजर नहीं बना रहे हैं, मांगा नहीं है, डिबेंचर का भी नहीं बनाना चाहिए था, मांगा नहीं है, लेकिन कितना रुपया पेमेंट करना होगा उसका फिगर चाहिए था, तो मैंने एक्स्ट्रा बना दिया। अब DRR का कॉन्सेप्ट क्या है कि सर 10% DRR होना चाहिए, 10% DRR होना चाहिए। डिवेंचर है 3,75,000 का, DRR 1,25 है, होना चाहिए 3,75,000। 3750 का 10% 3,75, शॉर्टफॉल है 2.5 लाख का, तो 2.5 लाख का DRR बना दो भाई PL लिख के। अब सर डिवेंचर तो रिडीम हो गया, कैसे आया फिगर बता दिए।
अब सर डिबेंचर तो रिडीम हो गया, तो डीआरआर को क्या करते हैं, याद करो क्या करते हैं सर, जनरल लेजर में ट्रांसफर कर देते हैं, तो कर दीजिए। अब सर डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, बेच देना है बाई बैंक। सर लिखा है क्वेश्चन में, नहीं लिखा हो तो भी बेच देना है। मैं पढ़ लेता हूं लिखा है कि नहीं लिखा है, बट नहीं भी लिखा हो तो भी बेच दीजिएगा। लिखा इन्वेस्टमेंट्स वेर रियलाइज्ड एट पार। अब बैंक में इंटरेस्ट मिलने का एंट्री करना है, बैंक टू इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट करने का एंट्री मत कीजिएगा। तो ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है 5,62,500 का, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%। 562,500 इंटू 10%, 56,250। और इंटरेस्ट जो डिवेंचर इंटरेस्ट है ना 37,50,000 का 10%, 3,75,000, वो मत करो, क्योंकि वो लोग पेमेंट कर चुका है, उसका एंट्री भी हो चुका है। अब इन्वेस्टमेंट बेचने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, ये वाला, ये पोस्टिंग कर दिए। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट बेच भी दिए और इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट भी ले लिए इस साल का। बाय डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना है 41,25,000, कर दीजिए 41,25,000 बाई बैलेंस कैरिड डाउन। थोड़ा सा कैश बैलेंस बचा हुआ है, $2 लाख नहीं हुआ ठीक से मेरा, $2,43,750। इतना मेरे पास क्लोजिंग कैश बैलेंस आ गया। और इस क्वेश्चन का जवाब आप और मत मांगना कि सर डिवेंचर इंटरेस्ट भी तो साल भर का पेमेंट हुआ होगा। उन्होंने बोला है पेमेंट का सारा एंट्री हो चुका है, इंटरेस्ट का। सो छोटा सा लेजर का सम, छोटा सा डिवेंचर के रिडेम्पशन का सम आरटीपी से हम लोगों ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स वाला। सेम सम हमने क्लास में बनाया है, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द क्लास वर्क। सो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम नाउ। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का सम हम लोग नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमने सेम सम बना रखा है। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम का एक सम है, एकदम सेम सम, खाली फिगर चेंज है। दैट इज क्वेश्चन 9 ऑफ माई क्लास वर्क। सो माई नेक्स्ट सम विच आई एम सपोज टू डू इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ हायर परचेज ट्रांजैक्शंस। मैंने लिख रखा है वी विल डू। चलिए बनाते हैं। मैं पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए। On January 1, Kasturi Limited acquired a pickup van on hire purchase. Cash price 25,000 पहला एंट्री होगा। Then 10,000 will be paid on signing, डाउन पेमेंट हो गया। बैलेंस विल बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 5,000 रुपीज प्लस इंटरेस्ट। तो 5,000 रुपीज प्रिंसिपल का पेमेंट होगा 3 बार, क्योंकि 25,000 में 10,000 आप अगर डाउन पेमेंट कर दोगे तो 3 बार पेमेंट होगा, 5,000 करके। उसके ऊपर इंटरेस्ट 6% करके देना है। तो आराम से कैलकुलेशन आ जाएगा, कर लेंगे। डिप्रिसिएशन इज 10%, straight line. You are required to prepare van account and Saurya account in the books of Kasturi for 3 years. एकदम easiest से भी easiest समय, एकदम आराम से नहीं बनाने से भी चलेगा, पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बना देते हैं।
रेडी, चलो। एक छोटा सा वैन अकाउंट और एक सौर्या लिमिटेड अकाउंट का फॉर्मेट डाल दो। वैन टू सौर्या, असेट को डेबिट कर दिए 25,000 से, सौर्या में लिख दिए बाई वैन 25,000। आप लोग डेट भी लिखिएगा एग्जाम में, क्योंकि सब में डेट दिया हुआ है, डेट का कॉलम आप जरूर बनाइएगा। वैन में खाली डेप्रीसिएशन देना है, तो बाई डेप्रीसिएशन बाई बैलेंस सीडी। क्या रेट है डेप्रीसिएशन का, इन्होंने बोला था अभी अभी, मैं भूल गया। 10% SLM माने 2,500 हर साल। एकदम छोटा सा क्वेश्चन। तो असेट अकाउंट में तो सिर्फ डिप्रीसिएशन अकाउंटिंग होता है, तो असेट को पहले लिख दिए लायबिलिटी क्रेडिट करके। लायबिलिटी लोन की तरह ट्रीट होता है हायर परचेज में। असेट में 3 साल का डिप्रीसिएशन कर दिए। अब लोन लायबिलिटी में सबसे पहले पेमेंट हो जाएगा, तो टू बैंक 10,000। अब बचा 15,000, तो बाई इंटरेस्ट 15,000 का 6%। 6% बोला था ना, हाँ। तो 15,000 का 6% कितना आया बोलो, 900। फिर टू बैंक 5,900, क्योंकि 5,000 प्रिंसिपल का चुकाएंगे, इंटरेस्ट भी चुकाना होगा। टू बैलेंस सीडी ऑटोमेटिकली 10,000 आएगा। सोच लो क्यों। दो इंस्टॉलमेंट बाकी बच गया। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। अब इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। हायर परचेज में इंटरेस्ट हर साल छोटा छोटा होता जाता है। द वे वी पे इंस्टॉलमेंट्स, द प्रिंसिपल कम्स डाउन, सो द इंटरेस्ट गेट्स रिड्यूस्ड। 5,600 का पेमेंट हो गया, 5,000 बच गया। थर्ड ईयर में 5,000, इंटरेस्ट 300, टू बैंक 5,300। अभी डन, ग्रेट। पलटता हूं मैं। छोटे छोटे सम एग्जाम में आएंगे, जल्दी जल्दी बनाइएगा। लिखा रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस और इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग। How will you allocate the following expenses among the different departments? तो आपको क्वेश्चन का जब आंसर करेंगे, ये समझे कि नहीं, थ्योरी का क्वेश्चन है। 5 आइटम का नाम दिया हुआ है, बोलता है इनको आप कैसे अलोकेट करोगे। तो आपको इस तरह से आंसर का सोल्यूशन में आंसर लिखना पड़ेगा। 12A लिख दिए, 1 लिख दिए आइटम के नाम, जैसे रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, कॉमा,
रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉमा इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। आंसर लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड। ऑब्वियसली बाई ईच डिपार्टमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट इट विल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड। नंबर 2, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल असेट्स, वैल्यू ऑफ असेट। नेक्स्ट, पीएफ ऑब्लिक ईएसआई कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड ईएसआई कॉन्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ इंप्लॉइज। और अगर और कोई भी रीजनेबल बेसिस देगा तो हम लोग यूज करेंगे उसको। कैरेज इनवर्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ परचेजेस। नंबर 5, लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट लाइटिंग के लिए और हीटिंग एक्सपेंसेस के लिए पावर कंज्यूम्ड। तो लाइटिंग के लिए नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स इन ईच डिपार्टमेंट। हीटिंग देखने से लग रहा है कि पावर का कहानी है, तो आप पावर कंज्यूम्ड, एचपी कंज्यूम्ड बोल सकते हो। और अगर कॉमन है तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन ये ऐसे लिखना चाहिए। तो इस तरह से यहां पे क्वेश्चन लिख दिए, यहां पे सामने में एरिया लिख दिए। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, एरिया ऑफ फ्लोर स्पेस। मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल असेट्स, वैल्यू ऑफ कैपिटल असेट। पीएफएएसआई, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। कैरेज इनवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेजेस। लाइटिंग, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। हीटिंग, पावर कंज्यूम्ड। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन है डिपार्टमेंटल मैनेजर वाला, जो इतनी बार क्लास में सॉल्व हुआ है, इतना एग्जाम में आया है। मेरे सम में, मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द क्लास वर्क है, तो हम लोग इसको नहीं बना रहे हैं आगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 ब्रांच अकाउंटिंग का है, एकदम सेम सम विथ सेम फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ आवर क्लास वर्क है, हम लोगों ने क्लास में इसको बना रखा है। तो इस आरटीपी में देखिए खाली रिडेम्पशन और डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोनस और हायर परचेज, ये 4 ही क्वेश्चन ऐसे हैं या ऐसे थे जो थोड़े डिफरेंट है, या सेम सम क्लास में नहीं बनाए हम लोग, पर सिमिलर सम तो क्लास में बनाया हुआ था ही था। नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन ऑफ सिंगल एंट्री, accounts from incomplete records. Same sum has been done in question number 7 of your class work है कि होमवर्क है, वो आप देख लीजिएगा, मेरे को याद नहीं है, लिखा हुआ तो क्लास वर्क है, मेरे को लग रहा है होमवर्क का सम है। 1 मिनट रुकिए, मैं देखता हूं। होमवर्क का सम नंबर 7 था ये, होमवर्क। सो ऑल द प्रैक्टिकल सम्स आर सॉल्व्ड। नाउ वी आर गोइंग इनटू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसका डिस्कशन करेंगे। अगर कोई उस तरह का सम आएगा कि जिसमें कुछ लिखना विखना है तो लिख देंगे, अदरवाइज मैं अच्छे से डिस्कशन करवा देता हूं, और बोलोगे तो लिखना होगा तो लिखा भी देता हूं, लिखा देता हूं, चलो ठीक है। A Limited has entered into a binding agreement with Gamma to buy a machine, custom made machine for 8 lakh at the end of 2011-12, whatever is the date, before the delivery of the machine. A Limited had to change its method of production. The new method will require the machine ordered, will not require, okay, the machine ordered, and the machine will be scrapped after delivery.
द एक्सपेक्टेड स्क्रैप इज नील, पूरा 1 लाख रुपया का कंपनी को लॉस है. यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी एंड गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द ईयर 2000 X1 X2. लॉस के प्रोविजन करने के बारे में डिस्कशन है. तो एडवाइस भी करने बोला और जर्नल भी करने बोला है. तो आप लिखेंगे कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, a provision for liability is to be recorded if there is a present obligation arising from a past event, there is a probability of outflow of resources, and a reliable estimate of the loss can be made. In this case, all the 3 conditions are getting fulfilled, and therefore a loss should be provided together with a liability. ये एडवाइस हो गया. उसके बाद इन्होंने जर्नल एंट्री दिया है, तो आप लिखेंगे लॉस ड्यू टू चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन. नाम कुछ भी दे दीजिए. डेबिट टू प्रोविजन. इसमें तो क्या है कि अमाउंट भी क्लियर है, पूरा फुल अमाउंट का लायबिलिटी, तो टू गामा लिमिटेड. लेकिन एस्टिमेटेड स्क्रैप इज नील लिखा है. एक्चुअल में जाए तो हो सकता है स्क्रैप कुछ मिल भी जाए, तो उस तरह से प्रोविजन बोल सकते हो आप. इस लॉस को पीएल में डालने का एंट्री मार देना. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 का जिक्र करके लॉस की अकाउंटिंग करवा लेनी चाहिए. नेक्स्ट सम इज सम नंबर, यहां पे है 16 का ए. ABC Limited was making provision for non-moving inventory based on the issues for last 12 months of 31/3/19 up to 31/3/19. ओके, हमेशा वो प्रोविजन इस तरह से बनाता था इन्वेंट्री का कि जो इन्वेंट्री स्लो मूव करती थी, तो पिछले 12 महीना में जो जो इन्वेंट्री मूव नहीं करी है उसके हिसाब से प्रोविजन बनाता था. द कंपनी वांट्स टू प्रोवाइड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31/3/2020 बेस्ड ऑन टेक्निकल इवैल्यूएशन. कोई दिक्कत नहीं है. चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट. टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 100 लाख. प्रोविजन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन 12 मंथ ऑफ इशू 3.5 लाख. प्रोविजन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन टेक्निकल इवैल्यूएशन 2.5 लाख. अब ये 3.5 लाख का प्रोविजन नहीं बना के 2.5 लाख का प्रोविजन बनाएगा, तो कंपनी की प्रॉफिट विल गो अप बाई 1 लाख रुपीज. अगर पुराना मेथड फॉलो होता तो 1 लाख से प्रॉफिट कम होती. नए मेथड की वजह से प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा हो गई है. डज दिस अमाउंट टू चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी? नो. प्रोविजन बनाना है कि नहीं बनाना है, दैट इज ए चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी. बट प्रोविजन पहले मैं 12 मंथ नॉन इश्यू के बेस पे बनाता था, अब हम टेक्निकल सपोर्ट के बेस पे बनाएंगे, तो जस्ट इट इज ए चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट. तो आप बोलेंगे कि the change in the technique of creating provision, which was earlier on the basis of non-moving inventory of 12 months and now on the basis of technical evaluation, is not a change in the accounting policy. This is only a change in the accounting estimate for which a disclosure will be needed. Can the company change the method of provision? Yes, the company can change the method of provision. What the company has to do? Company will have to give a disclosure
क्या कि ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज चेंज्ड द मेथड ऑफ वैल्यूइंग द या मेथड ऑफ क्रिएटिंग द प्रोविजन फ्रॉम नॉन मूविंग स्टॉक ऑफ लास्ट 12 months टू टेक्निकल इवैल्यूएशन, फुल स्टॉप. ड्यू टू माने if the old method was followed, the provision would have been 3.5 lakhs. As per the new method, the provision is 2.5 lakhs. So the current year's profit has gone up. क्योंकि मेरा प्रोविजन छोटा है, लॉस कम किए हैं 3.5 से 2.5, तो करंट ईयर्स प्रॉफिट हैज गॉन अप बाई 1 lakhs. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी. ये ऐसे डिस्कशन कर दे रहा हूं, बैठ के लिखा नहीं रहा हूं, आपको समझ में आ गया, लिखाया हुआ है बहुत सारा सम्स. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ऑल्सो गिव रीजन फॉर योर आंसर. 1. Certain fundamental accounting assumptions underline the preparation and presentation of financial statements. They are usually specifically stated because their acceptance and use are not assumed. False. फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस का डिस्क्लोजर एज सच करने की जरूरत नहीं है. 2. इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस आर नॉट फॉलोड, डिस्क्लोज करना होगा. इन द प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड. फॉल्स. ए स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड. All significant accounting policies adopted in the preparation of financial statements should form part of financial statements. Yes, they all are disclosed in the notes on accounts, and that notes on accounts should form part of financial statements. 4. Any change in the accounting policy which has a material effect should be disclosed. Oh yes, where the amount by which any item is affected by such change is not ascertainable wholly or part, the fact need not be indicated. No, the fact has to be indicated. ये भी बताना पड़ता है कि we could not ascertain it. The fact of unascertainability should also be disclosed. तो ये भी false हो गया. तो false, false, true, false. Question number 17A. Opening stock of finished goods 1000 यूनिट kg 25,000 रुपया. रॉ मटेरियल 1100 kg 11,000 रुपया. परचेज 10,000 1 लाख. लेबर 76,500. ओवरहेड 75,000 ऑल फिक्स्ड. फिक्स्ड ओवरहेड को नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल से डिवाइड करके फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ता है. सेल्स 10,000 यूनिट्स. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 900. फिनिश्ड गुड्स 1200. तो मैं एक बात बोलूंगा, रुक जाओ एक मिनट. द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ऑफ द ईयर वाज 15,000 kg ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो कि पिछले कुछ सालों का नॉर्मल प्रोडक्शन ही मानना पड़ेगा. ड्यू टू फॉल इन द डिमांड एंड द सेलिंग प्राइस द फिनिश्ड गुड्स वाज 20 रुपया पर kg एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट 9 रुपया 50 पैसा. आप जानते हैं कि रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे सिर्फ तभी वैल्यू करना पड़ता है अगर रॉ मटेरियल के दाम गिर रहे हैं, जो कि गिर रहे हैं, और फिनिश गुड्स अपने कॉस्ट पे नहीं बिक पा रहा है. इस केस में पहले हमें कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स निकालना पड़ेगा, एनआरवी से कंपेयर करना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा कि फिनिश गुड्स अपना कॉस्ट रिकवर कर पाता है या नहीं. फिर हम लोग रॉ मटेरियल के बारे में सोचेंगे कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करें या कॉस्ट पे. लेट्स गो वन बाय वन. पहले रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना हुआ है. तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन हुआ है, यूनिट में अगर चलें तो 1100 ओपनिंग था, 10,000 परचेज किए, 900 यूनिट घर में है. यूनिट्स में 1100 प्लस 10,000 माइनस 900, $10,200. सब 10 रुपीज पर यूनिट है, तो वैल्यू में 1,02,000.
क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भी 10 रुपया पर यूनिट का है, परचेज भी 10 रुपया पर यूनिट का है, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 10 रुपीज पर यूनिट। फिनिश गुड्स कितना बनाए हम लोग? फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू 10,000 यूनिट हम बेचे हैं, 1200 मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, शुरू में मेरे पास 1000 यूनिट था, तो हम 10,200 यूनिट मैन्युफैक्चर किए, और 10,200 यूनिट हम मैन्युफैक्चर किए 10,200 यूनिट का रॉ मटेरियल कंज्यूम करके, तो 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल से 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बन रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स निकालेंगे। इसमें रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग वाला सब लेना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल तो 10 पर यूनिट ही है, 1,02,000 बाई 10,200। लेबर 76,500 बाई 10,200। वेरिएबल है तो एक्चुअल प्रोडक्शन से ही निकालना पड़ता है। ₹7.50। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये मेरा खर्चा हुआ है 75,000 और मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा 15,000 यूनिट से। 10,200 से मैं नहीं कर सकता, नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड करना पड़ेगा। ₹5। तो मेरा 10 और 5 15 7 22.5 ₹22.50 कॉस्ट पर यूनिट आया फिनिश्ड गुड्स का। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा कि अगर एक्चुअल प्रोडक्शन 10,200 की जगह 17,000 होता तो फिर 17,000 से ही फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को डिवाइड करना पड़ता। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन कम होता है तभी नॉर्मल प्रोडक्शन लेना पड़ता है। तो फिनिश गुड्स का एनआरवी है 20, सो वैल्यूएशन 20 रुपया पे होगा। क्वांटिटी मेरे पास पड़ी हुई है 1200, 20 पे वैल्यू करेंगे 24,000। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बोलो क्यों? क्योंकि फिनिश गुड्स अपना कॉस्ट रिकवर करके नहीं दे पा रहा है और रॉ मटेरियल के दाम 10 रुपया से गिर के 9.5 रुपया हो गए हैं। तो रॉ मटेरियल को फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करना पड़ेगा और रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेरा 9 रुपया 50 पैसा है और मेरे पास 900 यूनिट्स है, तो 900 इंटू ₹9.50। $8,550। इस तरह का प्रैक्टिकल सम आने से ना 4 मार्क्स का, फिर आपको ना भाषण वो थ्योरी वाला देने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा प्रैक्टिकल सम सॉल्व कर दिया। और अगर आपके पास टाइम है तो एक लाइन लिख दीजिएगा कि रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इफ फिनिश गुड्स आर नॉट एबल टू रिकवर इट्स कॉस्ट एंड प्राइसेस ऑफ द रॉ मटेरियल्स आर ऑन अ डिक्लाइन, देयरफॉर इन दिस केस वी आर वैल्यूइंग इट एट ₹9.50। अब अपना अगला क्वेश्चन आया 17B। बोलता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फिनांसिंग, कैश इक्विवेलेंट। पहला, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लोन है, फिनांस। दूसरा, प्रोसीड्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, डेटर है, ऑपरेटिंग। तीसरा, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड है, ऑपरेटिंग। डी, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कैपिटल है, फिनांसिंग।
ई प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, नाम में इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टिंग। एफ इंट्रिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, इंट्रिम डिविडेंड पेड, इक्विटी शेयर, फिनांस, financing. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, नाम क्लियर है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऐसे ही करके टेबल बनाइएगा। आई नंबर, रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। J dividend paid on preference shares, dividend paid on preference shares, financing. K मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये कोई एक्टिविटी नहीं है, पैसा मिलने या पैसा देने में एक्टिविटी होती है, ये एक आइटम है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो आप इसको बोलिएगा दिस इज ए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सब में लिखा भी है कि कोई चीज अगर कैश इक्विवेलेंट है तो बताओ, तो आवर मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर आवर cash equivalents. (18A) Entity A has a policy of not providing depreciation on property, plant and equipment capitalized in the year until the following year. Wrong. As per accounting standard 10, the depreciation is always to be charged on a pro rata basis. That means if the asset is ready for its intended use on a particular date, we should start charging the depreciation on that particular asset. Because as per Ind AS, as per accounting standard 10, the depreciation should commence from the date on which the asset is ready for being used in the manner as intended by the management. फिर लिखता है, but provide full year depreciation in the year of sale. No, the depreciation should stop once the asset is sold. AS 10 में साफ लिखा हुआ है. So if the asset is sold, उसके बाद depreciation calculate नहीं हो सकता. ये note हो गया. Is this acceptable? No, this is not acceptable as per accounting standard 10. Next. Entity A purchased an asset on 1st January for 1 lakh. Good. Life 10 years. Scrap nil. Straight line depreciation is 10,000 rupees per annum. On 1st January 2020, that is after 4 years, the directors review the estimated life, करना ही चाहिए, and decided that it will be used for another 4 years. तो अब हम लोग को प्रोस्पेक्टिवली 4 साल में डिप्रिशिएट करना पड़ेगा. माने 1 लाख का 40,000 रुपया 4 साल में डिप्रिसिएशन देने के बाद जो WDV 60,000 आया, उसको 4 साल में 15,000 करके डिप्रिसिएशन देना होगा. कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर इफ द कंपनी चार्जेस डिप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस. तो पहला 4 साल 10,000, अगला 4 साल 15,000. ये देखो, डिप्रिसिएशन फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 4, 1 lakh by 10, that is 10,000 each year. Depreciation from year 5 to year 8, 1 lakh minus 40,000 by 4. So that is 60,000 by 4. So that is 15,000. सी कुछ आइटम दिया है
और लिखा विथ रेफरेंस टू AS 10, क्लासिफाई द अबव आइटम्स अंडर द फॉलोइंग हेड्स. हेड दिया परचेज प्राइस ऑफ द असेट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्विजिशन कॉस्ट और कॉस्ट नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. खाली क्लासिफाई करना है. कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, whether the asset is functional or not, after deducting the net proceeds from selling any item produced while bringing the asset to that location such as sample produced when testing the equipment. इसको बोलते हैं ट्रायल रन. तो ट्रायल रन का कॉस्ट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्विजिशन कॉस्ट. तो 1 नंबर इज ए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्विजिशन कॉस्ट. 2, cost of conducting business in a new location or with a new class of customer including staff training. 3 number, this cost cannot be included in determining the cost of property plant and equipment. 3, any cost that directly attributable to bring the asset to its location and condition. ये तो नाम से ही क्लियर है, directly attributable acquisition cost. 4, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ए न्यू फैसिलिटी ऑफ बिजनेस सच एज इनॉग्रेशन कॉस्ट, PL में जाएगा. दिस कॉस्ट कैनॉट बी इंक्लूडेड इन द आइटम ऑफ PPE. लास्ट, परचेज प्राइस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट. दिस इज परचेज प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो पांचों का नाम लिखोगे सामने और डैश डैश करके जो आंसर मैंने बोला वो लिखोगे. Number 19, A. AXC Limited purchased a fixed asset for $5 lakh 1st January 2018 from an American company. Amount was payable after 6 months. The company entered into a forward contract on 1st January 2018 for 5 months. The exchange rate was 1 January 2018. स्पॉट रेट दिया हुआ है. अच्छा, 6250 करके फॉरवर्ड खरीदा. उस वक्त 60 रुपया 75 पैसा डॉलर का दाम था, तो 1 रुपी 75 पैसा का प्रीमियम दिया. ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रीमियम होता है ये ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट PL में जाएगा. ईयर एंड का रेट दिया, हमारे लिए मीनिंगलेस है. यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट हाउ द P&L ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड. मैंने बोला तो द प्रीमियम ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट will be recognized in the profit and loss account on a periodical basis. So in this case the contract is of 5 months. 3 महीना का प्रीमियम 17-18 के PL में जाएगा और 2 महीना का प्रीमियम अगले साल के PL में जाएगा. तो पहले हम लोग पता करते हैं कि प्रीमियम कितना है. प्रीमियम इज इक्वल टू 6250 में डॉलर खरीद रहा है फॉरवर्ड मार्केट में, जबकि 60 रुपया 75 पैसा दाम है, इंटू 5 लाख. तो टोटल प्रीमियम पेमेंट है इसका 6250 माइनस 60 रुपीज 75 पैसा इंटू 5 लाख. इट इज 8,75,000. प्रीमियम टू बी transferred to P&L in 2017-18 is equal to 8,75,000 into 3/5 5,25,000 and then premium to be transferred to P&L in 2018-19 is 8,75,000 into 2/5 3,50,000 नेक्स्ट ईयर. खाली एक लाइन लिखेंगे कि इन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एनी प्रीमियम दैट वी पे इज रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या प्रीमियम एंड डिस्काउंट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट over the period of the forward contract on a periodical basis. So
ये सोल्यूशन डाल दीजिएगा 100 लिखने के बाद। वेयर इज आवर नेक्स्ट सम? आवर नेक्स्ट सम इज 19(2), ए का 2। Assets and liabilities and incomes and expenses, ये आपने लिखा है तो ठीक है। Assets and liabilities and incomes and expenses in respect of an integral foreign operation are translated into Indian rupees at the prevailing rate of exchange at the end of the year. No, लंबा लिस्ट है। The resultant exchange difference in the case of profit is carried to other liabilities. No, PL में जाता है। And the loss is charged to revenue. Loss ठीक बोला है, PL में जाएगा। You are required to comment in line with AS 11. तो आप बोलेंगे non-monetary assets which are carried at cost are translated using the rate of exchange on the date of acquisition. B. Non-monetary assets which are carried at fair valuation या at other valuation will be translated using the rate of exchange on the date of such valuation. 3. All the incomes and expenses are translated using average exchange rate. 4. Monetary assets and monetary liabilities are converted using closing exchange rate. The difference goes to the profit and loss account as foreign exchange translation difference. इतना चीज लिख के देना पड़ेगा। 12B, AS 12, 19 का B नंबर सम। How would you treat the following in accounts in accordance with AS 12 government grants? थ्योरी लिखने का है, खाली मैं बोलूंगा। 35 लाख received from local authority for providing medical facilities to the employees. ये लिखना है हेडिंग, फिर सामने लिखना है this is a revenue grant and therefore will be transferred to the profit and loss account. Obviously in the same year in which we will provide the medical facilities to the employees. 2. Second, rupees 100 lakh received as subsidy from the central government for setting up a unit in the notified backward area. ये हेडिंग दे दिए डैश। दिस इज ए ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, हेंस 100 लाख विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। 3. रुपीज 10 लाख रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एंटी पॉल्यूशन इक्विपमेंट डैश। दिस इज ए ग्रांट फॉर ए फिक्स्ड असेट विच कैन बी डेल्ट इन 2 ways. Option 1, we can reduce the cost of the asset by the amount of the grant. Option 2, we can show the grant as deferred income and transfer the deferred income to P&L as per the depreciation. याद होगा सारा एकदम अच्छे से। इतना चीज लिखना पड़ेगा। आप क्लास में बैठ के ये सब चीज बहुत बार लिखाया हुआ है, सो अभी लिखा नहीं रहे हैं, बोल के कर दे रहे हैं। 20A, Omega Equity Investment Limited wants to reclassify its investments. State the value at which investment will be reclassified. 1. Long-term investment costing 8.5 reclassified into current. Long term जब current में जाता है तो cost और carrying amount whichever is lower, बस यही रूल है। cost और carrying amount whichever is lower। तो cost है 8.5, carrying amount दिया हुआ 6.5, लिखा है the investments are reduced ड्यू टू परमानेंट डिक्लाइन, और नीचे फेयर वैल्यू भी दिया है। फेयर वैल्यू बेकार है, खाली देखना है 8.5 और 6.5 विच एवर इज लोअर। तो आप बोलेंगे इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्लासिफाइड एट 6.5 lakhs। 2. करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म बनेगा, कॉस्ट कैरिंग अमाउंट नहीं, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट दिया है 10 लाख, मार्केट वैल्यू 12 लाख, विच एवर इज लोअर 10 lakhs। तो आप लिखेंगे दिस विल बी रिक्लासिफाइड एट रुपीज 10 lakhs। थर्ड,
लॉन्ग टर्म इनटू करेंट, तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर. कॉस्ट दिया है 18, कैरिंग अमाउंट दिया है 12, सो दे विल बी reclassified at rupees 12 lakhs. Last question of the RTP, borrowing cost. डिबेंचर इशू हुआ है 100 लाख का. गोविंद लिमिटेड इशूड 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 lakhs. कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए 40, परचेज ऑफ मशीन के लिए 35, वर्किंग कैपिटल के लिए 25. फैक्ट्री बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, मशीन इंस्टॉल और रेडी हुआ. मशीन तो परचेज है, तो कंस्ट्रक्शन तो कुछ किए नहीं और इंस्टॉलेशन में कोई साल भर तो लगेगा नहीं. खाली बिल्डिंग में क्वालिफाइंग असेट लग रहा है, बाकी सब नॉन क्वालिफाइंग लग रहा है. वर्किंग कैपिटल इज जनरली नॉन क्वालिफाइंग. इंटरेस्ट 12 लाख रुपया का दिए हैं. और कुछ सरप्लस पैसा था उसको इन्वेस्ट कर दिए थे, उसे 3 लाख का इनकम आया है. तो आपको तो याद होगा टेम्पररी इनकम अगर होता है तो वो बोरोइंग कॉस्ट को कम कर देता है. तो आप बोलेंगे टोटल इंटरेस्ट पेड 12 lakhs, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड 3 lakhs, नेट बोरोइंग कॉस्ट 9 lakhs. यही बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज भी होगा, पीएल में भी जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स. तो 3 जगह पे हमने पैसा लगाया. एक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, लुक्स लाइक ए क्वालिफाइंग असेट. एक परचेज ऑफ मशीनरी, नाम से भी समझ में आता है. उसके बाद अगर हम इसको रिमॉडलिंग करके टाइम में 1 साल ज्यादा बनाकर लगा करके अगर इसको रिमॉडलिंग करके इंस्टॉल करें तो क्वालिफाइंग हो सकता है. अभी देखने से लग रहा है नॉन क्वालिफाइंग असेट. वर्किंग कैपिटल जनरली इज नॉन क्वालिफाइंग. 1 साल का क्राइटेरिया देखना पड़ता है. तो 3 जगह पे मैंने खर्चा किया है. रेशियो में बांट देता हूं. 9 लाख इंटू 4 3 7 2 9, 40/100, 3,60,000 कैपिटलाइज हो जाएगा. फिर 9 लाख इंटू 35/100, 3,15,000 पीएल में चला जाएगा. फिर 9 लाख इंटू 25/100, 2,25,000 पीएल में चला जाएगा. इसमें आप परचेज ऑफ मशीनरी को नॉन क्वालिफाइंग ही लेना, क्योंकि वर्ड लिखा है परचेज ऑफ मशीन. अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन बोलता तो हम क्वालिफाइंग असेट बोल सकते थे. और लिखा भी है साफ कि मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड एंड रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज. बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए लिखा है 2019 में कंप्लीट हुआ, लेकिन मशीन तो तुरंत परचेज करके तुरंत ही इंस्टॉल हो गया होगा. तो मैंने इसको नॉन क्वालिफाइंग माना. वर्किंग कैपिटल जनरली नॉन क्वालिफाइंग होता है, बिल्डिंग इज ए क्वालिफाइंग असेट. सो इस तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें इंटरेस्ट का देना पड़ेगा. सो विद दिस आवर डिस्कशन ऑन May 2020 RTP इज ओवर. रिवीजन के लिए अच्छा सा कहानी हो गया आप लोगों का. खत्म करते हैं. अच्छे से एग्जाम दीजिए और विश यू ऑल द बेस्ट. गुड लक. थैंक यू वेरी मच. आरटीपी डाउनलोड कर लीजिएगा. अगर थ्योरी के क्वेश्चन का रीडिंग करना है कहीं पे तो आरटीपी के पीछे में उनका आंसर्स दिया हुआ है. ऐसे मैंने डिस्कशन कर ही दिया, लिखा भी दिया, कुछ कुछ में आपने लिख लिया होगा, और जो नहीं लिखा वो आरटीपी के पीछे में से आप पढ़ लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.